हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का पार्ट 5 वीडियो देखेंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को आज खत्म करेंगे। चलिए, मैट्रिक्स जिसका हिंदी होता है अवयव, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग दे दीजिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अवयव की प्रकार। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का 7 टाइप देखे हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप था नल मैट्रिक्स, सेकंड टाइप था रो मैट्रिक्स, थर्ड था कॉलम मैट्रिक्स, फोर्थ था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, 5 था वर्टिकल मैट्रिक्स, 6 था डायगोनल मैट्रिक्स और 7 था स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। इस 7 टाइप हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव भी किए थे, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनाए थे। आज हम लोग टाइप 8 को देखेंगे और टाइप 8 है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसका हिंदी होता है अदिश अवयव। अदिश अवयव। थोड़ा इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स यही बोलता है कि वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य समान हो और मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी सदस्य शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहा जाता है। चलिए इसको देखते हैं। अदिश अवयव को होता है वैसा वर्ग अवयव, वैसा वर्ग अवयव, वैसा वर्ग अवयव जिसका जिसका मुख्य विकर्ण समान हो तथा अन्य सभी सदस्य चाहे सभी अवयव शून्य हो, उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। बोल रहा है वैसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण समान हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसी को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन यहां पे भी शर्त है, उसको वर्ग अवयव यानी वर्ग अवयव उसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कॉलम बताए थे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, 0 है, 0 है, फिर 0 है, 2 है, 0 है, 0 है, 0 है, 3 है। हम इसी को कॉलम मुख्य विकर्ण बोल रहे थे, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल इसको हम लोग बोलते हैं। और जो इधर से हम लोग विकर्ण खींच रहे थे
उसको हम लोग बोल रहे थे जनरल डायगोनल, यानी कि सामान्य विकर्ण। तो जो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण, अर्थात प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ पे तो बोल रहा है मुख्य विकर्ण समान होना चाहिए। देखिए, तो मुख्य विकर्ण एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल दें, ए इक्वल टू 3 0 0 0 2 0 0 0 5, कुछ इस प्रकार से हम एग्जाम्पल दें तो मान लीजिए R1 R2 इसको R3 बोलते हैं। यहाँ पे रो की संख्या 3 है, C1 C2 C3, कॉलम की संख्या 3 है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन क्या इसका मुख्य विकर्ण समान है? देखिए तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण समान का मतलब क्या, यदि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, उसी को तो समान बोलेंगे। तो इसका मुख्य विकर्ण समान नहीं है, इसलिए ई स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। ई जो है इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका मुख्य विकर्ण कुछ भी हो लेकिन मुख्य विकर्ण के अलावा सभी सदस्य शून्य हो, उसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल के तौर पे इसको हम लोग, ये गलत है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी कोई मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे यदि हम एग्जांपल दें 3 0 0 0 3 0 0 0 3, कुछ इस प्रकार से हम एग्जांपल दें तो इसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसका जो मुख्य विकर्ण है वो समान है, मुख्य विकर्ण है जो समान है, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स है। एक और कोई सी मैट्रिक्स लेते हैं और इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है 0 है 0 है 2 है, इसको भी हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण समान है और मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी सदस्य शून्य है, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स, इसको भी स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जो डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताए थे। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। चलिए नंबर 9 पे आता है, खूब ध्यान से समझना है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइनल कर देंगे, कल कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे चलेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टी है उस पे चलेंगे। अब मजा आएगा क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए नंबर 9 में यूनिट मैट्रिक्स आता है, जो VBI पॉइंट है। यूनिट मैट्रिक्स जिसका हिंदी होता है इकाई अवयव, अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, यानी यूनिट का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है। इकाई का मतलब एक नहीं होता है। और देखिए इकाई का मतलब तो एक होता है, लेकिन हम लोग जब तक परिभाषा को जानेंगे नहीं तब तो कैसे जानेंगे हम लोग इकाई अवयव किसे बोलते हैं। तो परिभाषा बोलता है वैसा वर्ग अवयव, यहाँ पे भी वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य 1 हो और उसके मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी सदस्य शून्य हो, उसको हम लोग इकाई अवयव बोलते हैं। एक बार और, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य 1 हो और मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी सदस्य शून्य हो, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोल रहे थे, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य समान हो और मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी सदस्य
जीरो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन यहां पे हम लिखते हैं ओएसा बर्गाव्यू, ओएसा बर्गाव्यू, ओएसा बर्गाव्यू जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य वन हो और अन्य सभी अवयव सभी अवयव शून्य हो उसे यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव कहा जाता है। यहां पे बोल रहा है वैसा वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य वन हो, मतलब यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण है इसका सभी सदस्य वन होना चाहिए और मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसे यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे दे, ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख दे 2 0 0 0 2 0 0 3 0। क्या हम लोग इसको कभी भी 0 2 क्या हम लोग इसको कभी भी यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि मेरा परिभाषा बोल रहा है वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य वन हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सभी सदस्य 2 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसलिए ये जो है ये नहीं हो सकता है यूनिट मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बी को एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1। क्या हम लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं? खूब ध्यान से देखिएगा, क्या हम लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं? अब आप लोग कहिएगा नहीं, लेकिन नहीं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसका सभी तो मुख्य विकर्ण वन है, मुख्य विकर्ण तो वन है, लेकिन मुख्य विकर्ण के अलावा इसका सभी सदस्य शून्य है। क्या देखिए तो यहाँ पे 0 है, 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 लेकिन यहाँ पे 2 दे दिया है, तो इसको हम लोग कभी भी यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। ये भी मेरा गलत है। अब देखिए एक और नंबर सी कोई मैट्रिक्स लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए इसका सभी मुख्य विकर्ण जो है 1 1 1 है और इसके अलावा अन्य सभी सदस्य शून्य है, इसलिए हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एक और कोई मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे डी कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे लिख दें 1 0 0 1। क्या इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे? एकदम पक्का बोलेंगे। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप लोग एकदम VVI लिख लीजिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में बहुत बार यूज हुआ है ये। तो इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोल देंगे 2x2। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, आगे बताते हैं।
चलिए नंबर 10 जो है, नंबर 10 में आता है नंबर 10 में आता है ऑपर नंबर 10। इसको थोड़ा आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा, इसको हम अच्छा से बताएंगे भी, लेकिन आप लोग भी इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ऑपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है ऊंच त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव। देखिए इसमें जो है इसका दो परिभाषा होता है और दोनों पे ध्यान देना है। सबसे पहले हमको कहना है, खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे, जो सेकंड वाला परिभाषा है उसको हम लिखकर यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो हम आप लोगों से जब पूछेंगे तो फर्स्ट वाला भी आप लोग बता दीजिएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। देखिए खूब ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट में बोलता है इसका परिभाषा, वो कहता है समझने के लिए, वैसा वर्ग अवयव जिसके सभी सदस्य के, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी सदस्य, जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी सदस्य शून्य हो, उसे हम लोग उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। एक बार और, वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी सदस्य शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उच्च त्रिभुजाकार अवयव। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हो गया 2 5 6 0 3 5, ठीक, ये हो गया 0 0 3। अब बोल रहा था मुख्य विकर्ण के नीचे, हम क्या बोल रहे थे, मुख्य विकर्ण के नीचे सभी सदस्य शून्य हो। अब देखिए तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण के नीचे सभी सदस्य शून्य है या नहीं, एकदम शून्य है। इसी को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, अर्थात उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्त है, उसमें आप लोग ध्यान दीजिए, इतना से काम चलेगा नहीं। जैसे अब यहाँ पे लिखें, यहाँ पे हम एक और परिभाषा लिख रहे हैं, उसको देखिए, वैसा वर्ग अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसमें ए आई जे एन क्रॉस एन वैसा वर्ग अवयव जिसमें ए आई जे एन क्रॉस एन हो, यदि ए आई जे इक्वल टू 0, जब शर्त है जब आई ग्रेटर देन जे, मतलब ऐसा वर्ग अवयव जिसमें ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एन क्रॉस एन कोटि का हो, यदि ए आई जे इक्वल टू 0, जब आई जे से बड़ा हो, तो इस प्रकार के अवयव को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अभी एक एग्जांपल दिए थे, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ही हुआ कि यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग कहिएगा सर
वैसा वर्ग अभिव्यक्ति जिसमें ए आई जे एन क्रॉस एन कोटि का हो, यदि ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई जे से बड़ा हो तो इस प्रकार के अवयव को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन आप लोग को ये सर ई का लिख दिए हैं, इससे अच्छा तो पहले वाला ही था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी सदस्य शून्य हो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन वो जो परिभाषा था वो एक समझने वाला था, लेकिन इसको हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इससे हम लोग परचम लहरा सकते हैं। देखिए इसको भी समझिएगा तो मजा आएगा। जैसे मान लीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ एग्जाम्पल, यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, खूब ध्यान से देखिएगा, ये कोई मैट्रिक्स है। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 2 3 5 0 1 6 0 0 9, इस प्रकार से कुछ हम लिख दिए, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ उस त्रिभुजाकार अवयव का, कि मतलब जो उस त्रिभुजाकार अवयव हो, तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनना चाहिए ऊपर की ओर, अपर मतलब ऊपर की ओर एक त्रिभुज बनना चाहिए, ऊपर की ओर एक त्रिभुज बनना चाहिए। थोड़ा इसको और अच्छा बनाते हैं। यहां पे लिख दिए 1 2 3 0 0 2 5 0 0 6, इस प्रकार से लिखे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर एक त्रिभुज बनना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे ऊपर की ओर एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, और उसके नीचे मतलब बोल रहा है अपर ट्रायंगुलर, यानी ऊपर की ओर, अपर मतलब तो सबको जानता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जब त्रिभुज मेरा बन जाएगा और नीचे सभी सदस्य शून्य हो जाएगा, तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन किसी बच्चा के मन में ये भी क्वेश्चन चलता होगा, सर केवल नीचे की ओर ही 0 क्यों रहेगा, ऊपर भी तो 0 हो सकता है। लेकिन उसमें शर्त है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, वैसा वर्ग अवयव जिसमें n क्रॉस n हो, यदि, अब यहाँ पे देखिए यदि ए आई जे बराबर 0 होगा जब मतलब क्या, जब आई जे से बड़ा होगा, आई जे से बड़ा होगा। देखिए आई जे से बड़ा होगा तो मान लीजिए एक हम मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहे हैं ए इक्वल टू ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23, ठीक, ए 31 ए 32 ए 33, एक मैट्रिक्स लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। एक और नंबर वाला मैट्रिक्स हम लिखते हैं, जैसे b इक्वल टू 7 5 6 9 8 3 2 1 3, एक और मैट्रिक्स लिख दिया हम। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ए आई जे 0 हो जाएगा जब आई जे से बड़ा होगा। तो मान लीजिए आई जे से बड़ा होगा तो देखिए तो यहाँ पे मतलब आई 1 हो और जे मतलब बड़ा क्या होगा, जैसे आई आगे है तो आगे 3 होना चाहिए, पीछे 2 होना चाहिए, आगे 5 होना चाहिए और पीछे 1 होना चाहिए, तभी तो आई बड़ा होगा। पहले आई है तो आई मतलब पहले वाला संख्या बड़ा होना चाहिए और बाद वाला संख्या 0 होना चाहिए, सॉरी जे छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू कोई हम एक लिख रहे हैं यहाँ पे ए 11 है तो 11 तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि आई और जे दोनों बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे जे देखिए ए 12, देखिए ए 12 पे चलेंगे तो ये भी 12 ही उतरेगा क्योंकि यहाँ पे आई छोटा हो रहा है और जे बड़ा हो रहा है। और मेरा क्वेश्चन परिभाषा बोल रहा है 0 उसी को लिख सकते हैं जब आई बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे तो आई छोटा है तो उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे भी देखिए आई छोटा है, इसको भी उतार देंगे वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए
A21, यहाँ पे I जो है वो बड़ा है, A21 मतलब 2 आगे है 1 पीछे है तो बड़ा है कि नहीं है, तो इसको हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए A22 इसको भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे। A23 यहाँ पे भी देखिए I छोटा है और J बड़ा है तो उसी तरह उतर जाएगा A23। अब देखिए यहाँ पे A31 का मतलब क्या हुआ, I बड़ा हो गया और J छोटा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां जहां I J से बड़ा होगा वहां वहां I J 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी I बड़ा है J से, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब देखिए A33 ऐसे ही उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन वाला लिखिए, तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन वाला लिखे थे यहाँ पे लिखिए, जैसे 7 5 6 9 8 3 2 1 3 इस प्रकार लिखे। तो मान लीजिए देखिए तो यहाँ पे ये जो है मुख्य विकर्ण वैसे ही उतर गया है, और मुख्य विकर्ण को वैसे उतरने के बाद मुख्य विकर्ण के नीचे क्या हुआ है, सभी सदस्य शून्य हो गया है कि नहीं हो गया है, तो मुख्य विकर्ण तो मेरा ऐसा ही रहेगा और इस सभी सदस्य शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे सभी सदस्य शून्य हो जाएगा। अब देखिए तो एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको इसे खींचिएगा, इसको लेकर जाइएगा, यहां से लेकर आइएगा, त्रिभुज बना कि नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग मुख्य विकर्ण के नीचे ही शून्य लिखते हैं और एक देखते हैं कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि नहीं बनेगा तो मेरा गलत है, अगर बन गया तो उसी को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया। चलिए अब आप लोग देखिए एक और होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सीधा इसके विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे जब नीचे मुख्य विकर्ण के नीचे शून्य है तो वहां पे मुख्य विकर्ण के ऊपर शून्य हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। ये समझाने के लिए था कि आखिर मुख्य विकर्ण के नीचे ही शून्य क्यों होता है, मुख्य विकर्ण के ऊपर शून्य क्यों नहीं होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर मतलब ऊपर, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुज, मतलब मुख्य विकर्ण के ऊपर जो त्रिभुज बनता है उसी को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए लिख लीजिए। चलिए लास्ट जो टाइप्स है वो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है, यानी कि दो अवयवों की समानता। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स हेडिंग दीजिएगा लास्ट 11 नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है दो अवयवों की समानता। यहां पे देखिए दो अवयवों की समानता में क्या बोलता है, मतलब समानता का मतलब ही होता है कि कोई दो अवयवों की समानता। जैसे मान लीजिए अगर 2 है इधर, मतलब कोई संख्या इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तभी तो दो अवयव समान होगा। तो यहाँ पे चलिए पहले हम परिभाषा लिखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो अवयव m क्रॉस n तभी समान होगा। दो अवयव m क्रॉस n तभी समान होगा जब उनका कोटि, ये अपने मन से सभी परिभाषा को बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को समझ लेना है। दो अवयव m क्रॉस n तभी समान होगा जब उनका कोटि समान हो तो
इस प्रकार के अवयव को इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए यहां पे कहने का मतलब बात यहां भी है, दो अवयव m क्रॉस n तभी समान होगा जब उनका कोटि समान हो। तो इस प्रकार के अवयव को इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां पे देखिए अर्थात यहां पे एक कोई मैट्रिक्स है जिसको हम लोग Aij बोलेंगे, मान लीजिए n क्रॉस n का, ठीक है। n क्रॉस n का या 2 क्रॉस 2 का वर्ग अवयव है। B भी कोई मैट्रिक्स है, इसको मान लीजिए Bij, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे दोनों पे हम 2 क्रॉस 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि मेरा जो डिफिनेशन है बोल रहा है दो अवयव m क्रॉस n तभी समान होगा जब उनका कोटि समान हो। तो इसका जितना कोटि है उतना ही तो इसका भी कोटि होना चाहिए। दो अवयव है यहाँ पे देखिए, तो a और b दो अवयव है, वो कब समान होगा? जब इनका कोटि समान हो। देखिए तो यहाँ पे ऑर्डर इसी को ना बोलते हैं, ऑर्डर तो इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 है। इसका मतलब जो मेरा अवयव है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पे वेयर मतलब जहां a इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश m के लिए, b इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश n के लिए। यदि इतना समझ में नहीं आया हो तो आप लोग घबराइएगा मत। एग्जाम्पल अभी हम कराएंगे जहां से आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे आई लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पे आई, यहाँ पे जे लिख लीजिए। एक बार और बताते हैं, यदि समझ में नहीं आए तभी ठीक है, आ जाए तो बल्ले बल्ले। देखिए दो अवयव m क्रॉस n तभी समान होगा। अच्छा से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का यही है, दो अवयव m क्रॉस n तभी समान होगा जब उनका कोटि समान हो। तो इस प्रकार के अवयव को इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहा जाता है। अर्थात मतलब दो अवयव तभी समान होगा जब उनका ऑर्डर समान हो। इतना शॉर्टकट में याद रखिए। ए बराबर Aij कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। B बराबर Bij कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। इन दोनों का ऑर्डर समान है, यानी कि मेरा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है। अब देखिए जहां I इक्वल टू 1 2 3 n के लिए, J इक्वल टू 1 2 3 n के लिए, और आगे इतना आप लोग लिख लीजिए। या यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक कोई मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23, इस प्रकार से देखिए एक रो है और 2 रो है। यहाँ पे कॉलम C1 C2 C3 यानी 2 क्रॉस 3 का मेरा मैट्रिक्स है। अब देखिए जब 2 क्रॉस 3 का मेरा मैट्रिक्स बन गया तो B भी कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, हम यहाँ पे B कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। अब देखिए तो आप लोग डिफिनेशन को देखिए, इसको देखिए, क्या दोनों सही लग रहा है? क्या आप लोगों को डिफिनेशन मेरा बोल रहा है दो अवयव m क्रॉस n तभी समान होगा जब उनका कोटि समान होगा।
यहाँ पे इसका कोटि 2x3 है, लेकिन इसका कोटि तो 3x3 है, तो ये कभी समान होगा? जब नहीं होगा तो मेरा ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा, तो इसको बना पाना असंभव है। लेकिन यदि हम इसको मिटा दें तो यहाँ पे देखिए तो फिर यह 2x3 का मैट्रिक्स बन गया कि नहीं बन गया? R1 R2 C1 C2 और C3, फिर यह 2x3 का मैट्रिक्स बन गया, तो यहाँ पे 2x3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे समझने वाला बात यहाँ पे ई है कि समझने वाला बात यहाँ पे है ए का E11 B11 के बराबर होगा। जैसे मैंने मान लीजिए हम लिख रहे हैं A इक्वल टू बी, मतलब दो अवयव m क्रॉस n समान है। जब उनका ऑर्डर समान है तो समान का मतलब A इक्वल टू बी, तभी तो समान होगा। A इक्वल टू बी है तो मान लीजिए A11 B11 के बराबर होगा, A12 B12 के बराबर होगा, A13 B13 के बराबर होगा। अब यहाँ पे A21 B21 के बराबर होगा, A22 B22 के बराबर होगा, A23 B23 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बच्चा के मन में ये भी ख्याल चलता होगा कि सर यदि A11 का वैल्यू देते 5 और B11 का वैल्यू देते 7, तब हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 बराबर 7? एकदम पक्का लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ही शर्त है कि कोटि समान होना चाहिए। यदि कोटि समान है तो मेरा दोनों अवयव का कोटि समान है, अवयव भी दो होना चाहिए, मैट्रिक्स भी दो होना चाहिए। यदि दोनों अवयव का कोटि समान है तो मेरा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स कुछ भी दिया हो, अवयव कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ देखना है मेरा ऑर्डर समान है या नहीं। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद में हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद में एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन है। यहां पे यदि x y w z इस प्रकार से 2x2 का मैट्रिक्स है, इक्वल टू 3 5 -7 6। यहाँ पे भी 2x2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 2x2 का मैट्रिक्स है। अब बोले x y w z का मान बतावें। अब यहाँ पे देखिए तो आप लोग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है या नहीं, सबसे पहले इसको हमको देखना है। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स एकदम पक्का है, क्योंकि यहाँ पे 2x2 है और यहाँ पे भी 2x2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए मेरा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है। अब देखिए A11 B11 के बराबर होता है, तो यानी कि मेरा x का जो वैल्यू है वो 3 निकल कर आ जाएगा, मतलब x बराबर 3 निकल कर आ जाएगा। अब A12 B12 के बराबर होता है, तो y इक्वल टू 5 निकल कर आ जाएगा, w इक्वल टू -7 निकल कर आ जाएगा। A21 B21 के बराबर होता है, w इक्वल टू -7, z इक्वल टू 6 निकल कर आ जाएगा। एक बार और मान लीजिए x y w z और यहाँ पे 3 5 -7 6 इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, जो 2x2 का दोनों है। अब इसमें x y w z का मान बताना है, तो जब इसमें x y w z का मान बताना है तो x 3 के बराबर होगा, मतलब B11 के बराबर होगा। अभी जो ऊपर में हम लिखे थे A11 B11 के बराबर होगा, मतलब इसको हम लोग 11 बोलते हैं, A11, इसको A12, इसको A21, इसको A22, इसको B11, इसको B12, इसको B21, इसको B22। अब देखिए तो
A11 B11 के बराबर होगा, तो x इक्वल टू 3 आ गया। अब A12 B12 के बराबर होगा, तो y इक्वल टू 5 आ गया। A21 B21 के बराबर होगा, w इक्वल टू -7 निकल कर आ गया। A22 B22 के बराबर होगा, तो z इक्वल टू 6 निकल कर आ गया। यही मेरा आंसर होगा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस से। कुछ और आगे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और क्लास 10th 11th के स्टूडेंट के पास भी आप लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 11th और 10th का भी वीडियो अपलोड होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।